सेहतनामा। श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी। दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन, आहार विहार, और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है? हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन। जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखती है, वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखती हैं, जिसमें वो देखती हैं कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है, और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी जरूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर ये कितनी मात्रा में है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जिंदगी के हर पड़ाव पे जरूरी है। तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की जरूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन, बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी जरूरी है। आपको अगर आप खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको जरूरी है। आपको आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको जरूरी है। और आपको समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है। तो ये बताइए कि कैसे समझें, ये जो जरूरत होती है एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में उसको कितनी डाइट की जरूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषकता की खास तौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो? ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके जिंदगी की, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज की किस मात्रा में जरूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में 1/4 हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा, आपकी दिन की काम करने के लिए ऊर्जा भी देगा, ऊर्जा मिलेगी आपको। आपकी थाली में 1/4 हिस्सा सब्जी होना जरूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द
मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज्यादा आपको लेनी जरूरी होती है, वो भी मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्जी हर मौसम में मिलती नहीं है। और हम आजकल ज्यादातर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा 1/4 हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग, चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है। अगर आप दूध लेते हो तो दूध, पनीर इसमें से आ जाता है। और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी, फिश, चिकन इसमें से आपको मिल जाता है। और जो 1/4 हिस्सा है इसमें आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज्यादातर सब्जियों से भर जाता है। ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की जरूरतें क्या है, उस पे ये निर्भर करता है। जी। और ये जो आपने बताई सब्जी, दो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ पर एक गाना जरूरी है, कौन सा गाना सुने? हमें तो लगता है कि वो सादा खाने की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने। ज्वार भाटा फिल्म का गाना सुनते हैं। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है दीन पिता है, बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए। अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक, शक्कर
ये वर्ज रहे या आप उसे खाने में ना रखें। अच्छा, ओके। आप ज्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को जरूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटे छोटे अमाउंट में खाना देना जरूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है। आपके बच्चों को जितना जरूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल है, वो होना जरूरी है। दूध, दही, इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए और प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब दाल, पल्सेस जैसे राजमा, छोले, पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना जरूरी है। ये वही वक्त है जिंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के ज़माने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं। आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहाँ पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते कि ये दूं, ये नहीं दूं, ये सही है, ये गलत है। इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको ध्यान देखना जरूरी है। वैसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना जरूरी है। जितना बचपन में खाना जरूरी है उतना बुजुर्गों के लिए भी खाना जरूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो रिजिड होते बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है होना, बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या फल सब्जियां सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना जरूरी है। और उससे ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं। अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियां। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना जरूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं जी। तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर,
उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है। जैसे सब्जियां हो गई तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा, हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, हम उसको जो पत्ती वाली सब्जी, पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है, ऐसी वाली बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा। अच्छा। और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पे खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में। जी। नट्स और ड्राई फ्रूट्स ये दो चीजें अलग अलग है। जी। लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं। नट्स वो चीज हैं जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबीयत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गए। अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है। वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इशू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है उसके बीज होते हैं, पंकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं। अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बढ़ जाता है। अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल। जी। और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना? क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है। जो मौसम की जो सब्जियां है, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए। जी, उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।
बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गाँव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए, क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है? कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती हैं, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं? तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है, उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सके। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है, वैसे डाइटिशियंस में भी होता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशु पालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए, वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें, जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है। आहार इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना ज़रूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है, ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपके सही विटामिन्स, मिनरल्स, आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया, थोड़ा सा उल्टी होना, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का ज़रूरी है। देखना ज़रूरी है कि आपके विटामिन, मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है। उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं, जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहाँ पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही, दूध, सलाद ये थोड़ा सा खा ले, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे। ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं, जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे। जी, ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खास तौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है? जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से
एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज़्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना ज़रूरी है। आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और माहवारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें? तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है। मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है। आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो इसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है। आपका खेल क्या डिमांड करता है, जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए। जी। जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज्यादा करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है। जी बिल्कुल। एक गाना सुने? जी। कौन सा? क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई चक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए। सुनते ही ये गाना। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुप्पी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है।
अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाती हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में? ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं, उनको एसिडिटी ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है। इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को IBS, IBD ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना, वो शरीर को लगेगा ही नहीं। जी जी। छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर 2 बिस्किट या फिर एक टोस्ट। और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है जी। अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा। दूसरी चीज, आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है, वो आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है, ज्यादातर मेलिन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती है, ब्लोटिंग होने लगती है बहुत ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है। तो आपकी शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है, और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी। इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है IBS। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, IBS, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाएं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को। IBS और IBD थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है। आपको डाइटिशियन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में कम तेल, कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम से कम 2, 2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है? बहुत ज्यादा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक
जो भी आप महसूस करते हो, इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है, बेचैनी ज़्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स की डिप्रेशन देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन, एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है। जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल, सब्जी, जितने विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए, क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, अनाज। तो ये सही तरीका है क्या? नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई, मुझे हर दिन का एक फल चाहिए। और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं है। जी बिल्कुल। और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं। अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई, खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाएं आपकी पसंद का? आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना। ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है। बढ़िया, तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ।
अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है। इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है। तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ बताइए। सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है। जी जी। अक्सर क्या हो जाता है, लोग, जैसे मैंने कहा, जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए। तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी होती जा रही है। वही 4 सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसकी वजह से आप वो ही 4 सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मोरिंगा जिसे कहा जाता है, वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए। पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं। रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया। जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपकी थाली में कितने रंग हैं, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे। आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है। तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी है, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं, हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गरम मसाले का पानी हो जाता है। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है? ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। हम यहाँ पे 200-300 ग्राम 4 लोगों के परिवार के लिए खाते हैं। बिल्कुल, 1 पाव सब्जी लेके बस मसाला डाल के, हाँ, और उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहां पे दिक्कत आ जाती है। जी बिल्कुल। आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है। आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है। लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, 0 फिगर। लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है। हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा। तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए? जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग मगर उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जी जी। इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल। जब हम बात करते हैं वर्कआउट की,
आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहाँ बाहर की खेल कूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स है, बस है, रिक्शा है, बाइक है। तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1000-2000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो। तो एक वो टाइम फिक्स करना ज़रूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना ज़रूरी है। जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें। अगर आप वेजिटेरियन है तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल 1 कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए। तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए। जी, एक गाना सुने? जी, कौन सा? आप भी बता दीजिए कोई गाना। सुनते हैं ये गाना। आने वाला दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। मासूम सी गली एक बार यूं मिली, मासूम सी गली हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है।
एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ। और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल। मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती है, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज नहीं है जहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से। तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही नहीं रहे हो जी। वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीजें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला कर लो, अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीजें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आंवला एक चीज है। उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया। करोंदा भी विटामिन सी है, बट करोंदा भी 2-3 तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करोंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करोंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किस में होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को। जितने हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरब्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं। बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो। जी जी। एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं। मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं। अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत है? लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं,
ठीक है, हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज़्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफ़ेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट मतलब हिमालय का नमक या काला नमक, सेंधा नमक और अलग अलग तरीके के नमक यूज़ कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफ़ेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि ज़रूरी है ज़िंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम ज़्यादा थाली में ज़्यादा डालते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की ज़रूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की ज़रूरत है। जी। अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के, तो आराम से। दाल में भी बिल्कुल। तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं। जी बिल्कुल। अदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई, हमारे श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने। सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सेहतनामा।